नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम चौक पर। आइए आज हम सब पढ़ते हैं भारत के नदियों के बारे में। किसी भी एग्जाम में भारत की नदियों से कम एक या दो क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ये शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। देखिए, भारत नदियों का देश है। यहाँ छोटी बड़ी नदियाँ लगभग 200 से अधिक है, जिसमें 77% नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और 23% नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है। देखिए, ये जो पार्ट है ये अरब सागर वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है ये बंगाल की खाड़ी है। देखिए, रटना नहीं है, मैप से समझना है कि अपवाह के रूप में मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है हिमालय का अपवाह और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह। इस फिगर के माध्यम से इसको हम समझेंगे। भारत की नदियाँ, इसको दो अपवाह के रूप में दो भागों में बांट दिया गया, एक हिमालय नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय नदियों को भी हम तीन भागों में बांट के देखेंगे, एक सिंधु नदी तंत्र, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और एक गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्यतः हम लोग मध्य भारत की नदियाँ और ये जो प्रायद्वीपीय पार्ट है इस साइड की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, यह दुनिया के सबसे बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। देखिए, ये भारत की सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। या मैप से हम देखेंगे, देख रहे हैं ये पार्ट। इस नदी का ज़्यादा भाग पाकिस्तान में है, इसलिए यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यह है सिंधु नदी तंत्र, यह सिंधु नदी, यह फिर यहाँ से निकलती है। देखिए, सबसे लंबा इसको दिख रहा है ना, पाकिस्तान में, और यहाँ से फिर आके अरब सागर अपना जल गिरा देती है। तिब्बत, यह जो क्षेत्र है तिब्बत का क्षेत्र है, आज चीन इसको अधिकृत कर लिया है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। देखिए, ये जो सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से बहते हुए भारत में प्रवेश करते हुए फिर पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880, कहीं कहीं 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्यतः जो भारत की इसकी लंबाई है, ये जो लद्दाख में जहाँ इंटर कर रही है वहाँ से लेकर यहाँ कश्मीर के भाग तक, इसकी जो लंबाई है मात्र 1114 किलोमीटर है। तो दोनों बात आप याद रखिएगा। अगर सिंधु नदी की लंबाई सिर्फ पूछे तो 2880, या ऑप्शन में 2900 हो तो 2900 बनाएंगे। नहीं तो अगर भारत में इसकी लंबाई पूछे तो वहाँ पे 1114 किलोमीटर करेंगे। ठीक है। तिब्बत में जहाँ इस नदी की उत्पत्ति होती है, तिब्बत में इस नदी का नाम सिंगी खम्बन या लायंस माउथ कहा जाता है। क्या कहता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या लायंस माउथ कहा जाता है। कहीं कहीं शेरमुख, लायंस माउथ कहीं हिंदी शब्द होता है शेरमुख। ठीक है। तो देखिए, ये आसान से याद हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र में एक सिंधु नदी है, सबसे ऊपरी जो नदी देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे ऊपरी नदी स से सिंधु है और स से सिंगी खम्बन है। अब आते हैं सिंधु के प्रमुख सहायक नदियाँ। वैसे तो सिंधु की काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण और जो भारत से होकर गुजरती है उस नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पंचनद का नाम सुना होगा, पंचनद। पंचनद जो 5 नदियों का समूह है। आइए इस मैप के द्वारा देखते हैं। एक सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास, सतलज। इस 5 नदियों को हम पंचनद कहते हैं। सबसे पहले हम झेलम के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। और हाँ, ये जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी जिसे पंचनद कहते हैं, ये सिंधु के सभी बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। देखिए, अगर ये सिंधु नदी है, देखिए इस मैप में ये सिंधु नदी है, तो अगर आप ही सोचिए कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका इस साइड जो भाग है ये बाएं होगा और इस साइड जो भाग है दाएं होगा। तो ध्यान से देखिए, इस मैप में सभी नदियाँ बाएं साइड से ही मिल रही है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कई बार पूछता है कि सिंधु की जो सहायक नदी पंचनद है वो सिंधु के किस भाग की नदी है, तो हम याद रखेंगे बाएं भाग की। ठीक है, सबसे पहले आते हैं झेलम, जिसको प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। यह कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पे इसे व्यथ भी कहा जाता है। तो झेलम नदी को कश्मीर में व्यथ कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है, झेलम की उत्पत्ति देखिए इस मैप में देखिए, तो देखिए यहाँ पे झेलम नदी दिख रहा है। तो झेलम कश्मीर के बेरीनाग पहाड़ी है जो पीर पंजाल श्रेणी में आता है। तो बेरीनाग की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है और इसका मुहाना या संगम, जहाँ पे नदियाँ अपनी जल ले के दूसरे नदी में मिला देती है या दूसरी नदी को दे देती है, उसे संगम कहते हैं, उस जगह को संगम कहते हैं। झेलम की मुहाना चेनाब नदी पाकिस्तान में मिल जाती है। देखिए जो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते, फिर यहाँ पे पाकिस्तान में आकर ये जो चेनाब नदी है इसमें अपना जल लेके दे देती है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 724 किलोमीटर। मीठे पानी की झील बुलर झील कहा जाता है। एक्चुअली ये पानी मीठा होता नहीं है, पानी स्वच्छ एवं शुद्ध होता है, ताज़ा पानी होता है। तो ताज़ा पानी कैसे होता है झील में? क्योंकि इस बुलर झील जो है, अगर ये हो गया बुलर झील, तो झेलम नदी यहाँ पे इंटर करती है, तो अपनी जो शुद्ध जल इसमें लाकर डाल देती है और इस साइड से भी निकलती है, इसमें एकत्रित पहले से अशुद्ध जल को बाहर निकाल देती है। इसलिए इस नदी का जल हमेशा ताज़ा रहता है। झेलम के बाद आते हैं दूसरी नदी चेनाब, जिसको प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चेनाब को अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में बड़ा लपचला दर्रे से निकलती है। यहाँ इस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। देखिए, हिमालय पर्वत से 2 नदियाँ निकलती है, एक चंद्र और एक भागा। एक हो गया चंद्र, एक हो गया भागा। ये 2 नदियाँ आके मिलती है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका नाम यहाँ पे चंद्रभागा कहा जाता है। और यही नदी चेनाब नदी बन के बहती है। तो चेनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला में बड़ा लपचला दर्रे से निकलती है। यहाँ इस नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो चेनाब नदी होगा। ठीक, इसकी लंबाई लगभग 1180 किलोमीटर है। अब आते हैं तीसरी नदी रावी। रावी को प्राचीन काल में पुरुषनी नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसे लाहौर नदी भी कहते हैं। रावी नदी को लाहौर नदी भी कहते हैं। देखिए, रावी नदी को लाहौर नदी भी कहते हैं क्योंकि लाहौर रावी नदी के तट पे स्थित है। यह सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। रावी नदी सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से होता है। र से रावी और र से रोहतांग दर्रा,
और ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तो आसानी से याद हो जाएगा, रावी नदी, रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश। ये जो रावी है, रावी दो शब्द, एक र से और एक व से। तो र से रावी हो गया और व से ब्यास हो गया। तो रावी नदी और ब्यास नदी दोनों रोहतांग दर्रे के पास से निकलता है। हाँ, रावी कांगड़ा के पास से निकलता है और ब्यास ब्यास कुंड के पास से निकलता है। ठीक है, रावी से तीनों आंसर याद हो जाएगा। रावी, रा से रावी, व से ब्यास और र से रोहतांग दर्रा। तो रावी और ब्यास की उत्पत्ति पूछी जाए तो हमेशा रोहतांग दर्रे के पास से, रावी कांगड़ा से और ब्यास ब्यास कुंड से। और ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हो गया क्लियर। इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर और इसका मुहाना सतलज नदी। रावी नदी अपनी जल लाके सतलज नदी को दे देती है। आते हैं ब्यास। ब्यास जिसको प्राचीन काल में विपाशा से जाना जाता था। तो व से ब्यास और व से विपाशा, ये भी याद हो जाएगा, कोई रटना नहीं पड़ेगा। ब्यास को प्राचीन काल में विपाशा नदी भी कहा जाता था। जैसे कि मैंने बताया है अभी कि रावी में तीनों आंसर है, र से रावी, व से ब्यास और र से रोहतांग दर्रा। तो ब्यास की उत्पत्ति भी कुल्लू के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है और यह नदी भी अपना जल सतलज नदी में मिला देती है। यानी ब्यास का संगम या मुहाना सतलज नदी। सतलज जिसे प्राचीन काल में शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलता है। सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलता है। चलिए एक चीज बताता हूं, सिंधु एवं उसके सहायक नदियों में सबसे ऊपरी नदी है सिंधु और सबसे निचली नदी है सतलज। ये हो गया आपका सिंधु और ये हो गया सतलज और बीच में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास बहती है। तो सबसे ऊपरी नदी सिंधु और सबसे निचली नदी सतलज और दोनों का प्रोनाउंसिएशन स से है। दोनों नदी स से शुरू होती है। तो दोनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। हाँ, सतलज राकस ताल से निकलता है और सिंधु चेमायुडुंग ग्लेशियर से निकलती है। पंजाब के रूपनगर में भाखड़ा नांगल बांध और गोविंद जलाशय, ये दोनों पंजाब में ही है। तो भाखड़ा नांगल बांध और गोविंद जलाशय दोनों किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। स्पीति इसकी सहायक नदी है। स्पीति इसकी सहायक नदी है। स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलज की। तो सतलज की सहायक नदी पूछे तो क्या बताएंगे? स्पीति। सिंधु जल समझौता, आइए इसको हम देखते हैं। जैसा कि आपने देखा मैप में कि कुछ नदियां भारत में उत्पत्ति होती है और दो नदियां सिंधु और सतलज तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है और ये सभी नदियां बहते हुए पाकिस्तान को गुजरती है। तो पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि कल होकर भारत इन सभी नदियों पर डैम बना के इसके पानी को रोक देता है तो फिर हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस नदी पर विवाद चलना शुरू हो गया। तो इन दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता होता है और ये समझौता किसने कराया? विश्व बैंक। किसने कराया? विश्व बैंक। इस चीज को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1960 में हुआ, इसकी मध्यस्थता किसने कराया? तो हम क्या बताएंगे? विश्व बैंक ने कराया। इसमें हुआ यह, उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे
जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान। पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान। ठीक है, तो दोनों के बीच समझौता हुआ, विश्व बैंक ने समझौता कराया और सिंधु जल समझौता पर इन दोनों आदमी का सिग्नेचर। अब इसमें यह निर्णय लिया गया कि ऊपर की 3 नदियां, जैसे सबसे ऊपर से आता है सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत उपयोग करेगा। इसी के साथ आज यह सिंधु नदी तंत्र समाप्त हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।